जयराज का कौन है जयराज? लाओ भाई, क्या कह रहे हो? अरे बोलो तो सही, क्या चीज? अरे 200 एकड़ मेरे पास ही नहीं है बेटा, 200 एकड़ था। क्या? अच्छा 200 हिस्से कर दें जायदाद के, एक ही कर दे, तेरे नाम कर देते हैं। लाओ भाई, है ना, क्या दिया बेटा लास्ट क्लास में? ओवन और रेस दी थी, ठीक है, तो लास्ट में करेंगे। और टॉपिक में कहां तक कंप्लीट हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। कॉपी निकालो भाई। किसका बेटा? हाँ वो याद है मुझे, ये क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला ना, ये था क्या, जिसमें बीच वाले को अर्थ किया था और इसको हमने एक वायर से, ऐसा एक क्वेश्चन आपकी शीट में भी है, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने कितनी दी थी? आर, इसकी 2r और इसकी रेडियस 3r, यही था ना। चार्ज कितना कितना दिया था बेटा? इस पे चार्ज q था, इस पे 2q था और इस पे 3q। करें स्टार्ट बेटा, हाँ। इधर एक बार कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर में किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे आप लोगों ने शीट भी की होगी, आपको शीट में भी क्वेश्चंस मिले होंगे, है ना। तो मैं आपको 2-3 प्रोफाइल बता देता हूं। सबसे पहले कंडक्टर में बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे शीट में देखा होगा कि कंडक्टर के बाहर के चार्जेस की वजह से कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। अगर हम चार्ज की बात करें तो कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाता है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी होंगी। दूसरे हमने बोला था कि अगर मैं किन्हीं भी दो कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूं, तो उसमें मैंने आपको दो केस कराए थे। एक केस कौन सा था? जब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो, एक अंदर हो और एक बाहर हो, और अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं तो अंदर का सारा चार्ज बाहर आ जाता है। क्लियर? ऐसा एक रेस नंबर 20 में भी आपके पास एक क्वेश्चन है। और एक था जिसमें दो स्फीयर हैं, दोनों बाहर हैं और दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। इसमें चार्ज कैसे बढ़ता है? रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में। सही बात है, दैट इज q1/q2 इज इक्वल टू r1/r2। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं अर्थिंग वाले केसेस पे। तो अर्थिंग के क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि जिस भी स्फीयर को आप अर्थ करते हो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। उसका चार्ज 0 हो या ना हो मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैंने इसको अर्थ किया तो मैं क्या करूंगा, इसके चार्ज को तो हटा दूंगा और यहां पे कितना लिख दूंगा? x। सही बात है। अब मैंने ए और सी को, सॉरी ये सी था ना, ए और सी को कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। अगर मैंने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो इनमें चार्ज का क्या होगा? है ना, ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये होगा ना भाई। इनमें टोटल चार्ज की बात करोगे तो इस पे क्यू है और इस पे कितना है? 3q, तो टोटल कितना हुआ? 4q, और यही बटेगा आपस में। तो अगर इस पर y बचा तो इस पे कितना चार्ज बचा? 4q माइनस 5। क्लियर हो रही है बात? तो कितने अननोन आ गए हमारे पास? 2। और 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। एक इक्वेशन कहां से मिलेगी कि भैया इसको तो अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाए? 0। तो पहला तो आएगा पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। अब एक्चुअली मैं यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं और इस लोकेशन पे जो पोटेंशियल है, जितने भी चार्ज अवेलेबल है सबकी वजह से आएगा, है ना। मैंने आपको पोटेंशियल की खासियत बताई थी कि पोटेंशियल की एक खासियत होती है कि पोटेंशियल एक पॉइंट प्रॉपर्टी है। दुनिया जहां में जितने भी चार्ज है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल दो, सबको ऐड कर दो।
तो अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा तो भाई इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा जल्दी बताओ चलो, के वाई बाय 2r। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके बाहर है, इसकी वजह से इधर पोटेंशियल कितना आएगा, के एक्स वाई 2r। और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, के 4q माइनस वाई अपॉन 3r। और ये किसके बराबर है, 0। क्या मैं इसमें से k बाय r ये कैंसिल आउट कर दूं? सही बात है। एक काम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा जल्दी बोलो, 3y प्लस 3x प्लस 2 इंटू 4q माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं, ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 3x 3y माइनस 2y, दैट इज y। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 8q। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सही बात है। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, हम बोल सकते हैं कि A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा, C का पोटेंशियल लिखना तो देखो कितना आसान है। कैसे? अगर मैं सबसे बाहर आ गया, तो सबको मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, एक पॉइंट चार्ज। तो सारे चार्ज को जोड़ दो, सबको जोड़ो, x प्लस वाई, ये जोड़ोगे तो y से y चला गया, कितना आया बोलो, दैट इज k इंटू ये कितना हो जाएगा 4q प्लस x। और अगर मैं बाहर आ गया तो सारे चार्जेस को जोड़ो, सब क्या बन गए, पॉइंट चार्ज। तो इन सब की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बोलो k इंटू टोटल चार्ज अपॉन 3r। अब आते हैं ए पे पोटेंशियल कैसे निकालूंगा। ए पे पोटेंशियल जो आएगा वो सबकी वजह से आएगा, खुद की वजह से कितना आया जल्दी बोलते चलो, के वाई बाय आर। इसकी वजह से उतना ही आएगा जितना इसकी सरफेस पे है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके अंदर है। कितना आएगा बोलो, के एक्स बाय 2r। और अगले की वजह से कितना आएगा, के 4q माइनस वाई अपॉन 3r। सबको समझ में आ रहा है बेटा। इसके इसमें भी अगर आप देखोगे तो k बाय r ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा आपके पास 6y प्लस 3x प्लस 2 इंटू 4q माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4q प्लस x। इक्वेशन आएगी। यहां से कैलकुलेट करो बेटा कितना आएगा। ये आपके पास हुआ 3x और ये हुआ 2x, तो यहां पर कितना बचा x, यहां पर कितना है 6y और यहां पर कितना है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हुआ बेटा 4y इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 4। क्या मैं इसको यहां पे पुट कर सकता हूं क्या, तो ये कितना हुआ बेटा आपके पास माइनस का, अरे हाँ यहां पे पुट करो, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4y प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 8 की। ये आया ना, ये हुआ माइनस का 12 और 1 कितना हुआ माइनस का 11। माइनस माइनस चला गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8q बाय 11। सबको बढ़िया से क्लियर हो रहा है बेटा। और y आ गया तो इस इक्वेशन में पुट करो, x भी आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 4 बाय, तो माइनस का 32q बाय 11। ये आंसर नोट करो बेटा यहां तक। Find out force applied by one half of a sphere on another
यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? सब लोग इधर देखो पहले, फिर नोट करना, बात ध्यान से सुनना। सब लोग इधर देखो पहले, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, है ना? वैसे क्या फायदा है। इधर देखो सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। उसको मैंने डिराइव कैसे किया था, सबको क्लियर है? मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया था, फिर मैंने बोला मुझसे वो थोड़ा सा टूट गया, यानी उसके कितने पार्ट हो गए? दो। एक तो कंप्लीट स्फीयर और एक उसका छोटा सा टुकड़ा। फिर हमने दोनों की वजह से फील्ड निकाला कि स्फीयर की वजह से सराउंडिंग में कितना फील्ड होगा, टुकड़े की वजह से कितना। आंसर आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने बोला कि अगर मुझे इस छोटे से टुकड़े पे फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है? चार्ज। मैं अगर वो छोटा सा टुकड़ा हूं तो चार्ज इनटू दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मेरा चार्ज है dq, उसको आपके फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे का फील्ड कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स आ गया। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? प्रेशर। और फाइनली फॉर्मूला हमारे पास आया था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रख। सबको याद है, समझ में आई बात? अब जेईई एडवांस में इसके रिगार्डिंग कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? r। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय 1/2 ऑफ द स्फीयर ऑन अनदर। मतलब अगर मैं यहां पे इसके दो टुकड़े कर दूं तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पर कितना फोर्स लगाएगा? सही बात है? बात ध्यान से सुनना। हम लोगों ने जैसे यहां पर एक एलिमेंट लिया था, आपको याद होगा तो कल, ठीक है? घोड़े वाले लोग आ गए, है ना? हम लोगों ने यहां पर एक एलिमेंट लिया था। बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो बता सकते हो कहां पर आया था? इस डायरेक्शन में आया था, है ना? इस पर फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इसी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में लग रहा था डीएफ। सही बात है? अगर मैं एलिमेंट यहां पर लेता तो बता सकते हो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता? इधर आता। क्यों? क्योंकि रेडियली आउटवर्ड। कैसा आएगा? रेडियली आउटवर्ड। क्योंकि अगर आप बाहर आ गए तो ये किसकी तरह से बिहेव करेगा? एक पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड। तो भैया मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं यहां पर एलिमेंट लेता तो इसमें फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता? इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार इस पूरे स्फीयर पे, ये जो आधा स्फीयर है, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो बता सकते हो क्या कौन सी होगी? ये वाली। अगर मैं दो एलिमेंट लेता, एक यहां पर और एक यहां पर, तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो तो आपस में क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। जो भी नेट फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जो एफ नेट लगेगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। df cos थीटा। सही बात है? मैं क्या df को p इंटू डी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज p इंटू डी ए कॉस थीटा। और प्रेशर की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी? सिग्मा स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा? डी ए कॉस थीटा। और डी ए कॉस थीटा को मैं कौन सा एरिया बोल सकता हूं? प्रोजेक्टेड एरिया। इसे आपको मैं दोबारा से याद दिलाता हूं। जब हम लोगों ने फ्लक्स निकाला था, फ्लक्स में E इंटू डी ए कॉस थीटा आया था। फिर हमने बोला था डी ए कॉस थीटा इज ए प्रोजेक्टेड एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू
इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोगों ने फ्लक्स लिखा था ई डी ए कॉस थीटा, तो हमने बोला था डी ए कॉस थीटा इज एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चमक रही है बात? भूल गए? याद है ना? सेम चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर भी डी ए कॉस थीटा वो एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो नेट फोर्स डायरेक्शन में आ रही है, नहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बोल सकता हूं, तो इसके परपेंडिकुलर। तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया। अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया है। सबको क्लियर हो रही है बात? और ये एरिया आपको पता है कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा बेटा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। ये आंसर है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नेट फोर्स। नोट करो बेटा इसका यहां तक। हाँ हाँ ठीक है। सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट वो वाला, वो गलत निकाल दी, मैं समझाता हूं। उसमें गड़बड़ पता है क्या, वो जो आप सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट अप्लाई कर रहे हो ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नहीं है, यहां पर है। क्लियर हो रही है बात? वो यहां पे थोड़ी है, तो वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ चार्ज मैंने बताया, सेंटर ऑफ चार्ज सबसे, इसीलिए मैंने सबसे पहली लाइन बोली थी पढ़ाते वक्त कि सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चिड़िया एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी आदत पड़ जाती है, हम हर जगह उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ चार्ज के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। कब सोचना है? जब डाइपोल बन रहा हो। उसके अलावा आपको वो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें इजी लगता है कि हम पूरे को मान लें सेंटर पे, पूरे को मान लें सेंटर पे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। ये फाइनली आपका आंसर आएगा। तो देखो यहां पर है ना, मैं एक की पॉइंट लिख देता हूं, और ये की पॉइंट क्या है कि कभी भी मुझे, इधर देखो सब लोग, कभी भी मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मैं प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कौन से एरिया से, प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होगा, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा होगा उसके परपेंडिकुलर। बिल्कुल बोल सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को घर से करना। ये वाला जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये हटा दो, बेटा लिख लिया सबने? इसको लिख दूंगा दोबारा से। हाँ जी बेटा बोलो। मैंने आपको हमेशा बताया बेटा कि कभी भी हम, जैसे अगर मान लो मैं दो एलिमेंट, अगर आप प्राइस लिखते हैं तो मुझे पूरा, ये मैंने पूरे एरिया का प्रोजेक्शन लिया, पूरे एरिया का प्रोजेक्शन लेता क्या मैं फिर आधे एरिया का लेता। अगर मैं एक एलिमेंट से काम कर रहा हूं तो मुझे उस एक एलिमेंट को पूरा घुमाना पड़ेगा, तो मैंने पूरा प्रोजेक्शन एरिया लिया है ना।
अगर मैं 2 एलिमेंट लेता तो मैं पाई आर स्क्वायर नहीं लिखता, मैं कितना लिखता, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो बात तो बराबर हो जाती। ये इसका आंसर है। इधर थोड़ा सब लोग, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। जैसे जो बर्थडे पे टोपी नहीं आती है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमने एकदम सारे स्ट्रक्चर देख लिए तो हम इसको क्यों छोड़े, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा इसको भी करा देते हैं, क्योंकि हमने हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल निकाल लिया दुनिया जहां में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। इवन मैंने आपको डिस्क की सरकमफेरेंस वाला भी करा दिया। तो बस ये एक मेरी नजर में आया था कि जो शायद बचा रह गया, ये एक बर्थडे की टोपी है ना, कैप है, कैप यानी हॉलो कोन है, अंदर से खाली। चार्ज कहां पर है इसकी, सरफेस पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा। इसकी जो ये वाली लेंथ है, सरफेस वाली लेंथ, ये कितनी है, एल, और रेडियस कितनी है, आर। इस पी पॉइंट पर आपको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आपका काम है। और इसके बाद अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ग्रेविटेशन। इतनी एनर्जी अगर तुम्हारी टॉपिक खत्म होने तक रहे, है ना, ये तो बात ही क्या हो। 2 दिन के बाद पूछने लग जाता था टॉपिक कब खत्म होगा, अगला कब चालू होगा। सबने लिख लिया बेटा यहां तक, चलो लिख लो पहले। अच्छा इधर देखो, जब तक लिखते रहो, और थोड़ा सा ना आपको इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पहले तो भूमिका बनाते हैं कि, है ना, टॉपिक में है क्या, पढ़ना क्या है। पहले मैं आईआईटी के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं कि जेई मेंस और एडवांस में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें तो जेई मेंस में 1 क्वेश्चन और जेई एडवांस में 1 क्वेश्चन, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आप मान के चलो, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। टॉपिक बहुत छोटा है, मैक्स टू मैक्स हमें 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा खींच गया तो 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, बहुत आसान है, क्योंकि आधा चैप्टर तो वही है जो इलेक्ट्रो है, आधा चैप्टर। मतलब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। और निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमारे पास जो पुराने परोसे हुए फॉर्मूले हैं उनको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। दूसरा पॉइंट, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको कन्वर्ट करना बता दूंगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने याद कर लिया ना, तो आप उसी फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे अगर स्टार्टिंग से बात करें तो देखो, नेचर में हम 3 फोर्सेस को नेचुरल फोर्सेस मानते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है कूलाम फोर्स, और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये 3 नेचुरल फोर्सेस हैं। अगर मैं बहुत बड़े स्केल की बात करूं, लार्ज स्केल की, पूरे ब्रह्मांड को देखोगे तो सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप लार्ज स्केल पे देखो तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्ट्रक्चर, सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ही चल रहा है ना। पूरे अगर अपन बात करें, हमारा चाहे पूरा सोलर सिस्टम हो, चाहे गैलेक्सी हो, सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। जो चल रहा है ना बैलेंस, वो कौन सी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जिस तरह से 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसी तरह से 2 मास पार्टिकल भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन उस फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी नेचर में रिपल्सिव नहीं हो सकती। यानी अगर दुनिया में कोई भी 2 मास पार्टिकल है, जैसे अगर मान लो इसका मास m1 है, मेरा m2 है, हम दोनों किसी r सेपरेशन पर हैं, तो मैं भी इस पर फोर्स लगा रहा हूं, कैसा, अट्रैक्टिव। तो ये खिंच क्यों नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि मास बहुत कम है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जब आप बात करते हो, और जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻। तो उसके रेस्पेक्ट में जब हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही कम आता है, नेग्लिजिबल आता है।
क्लियर है। लेकिन जब धरती माँ हम पे फोर्स लगाती है तो वो हमें दिखता है कि किसी भी आदमी को अगर मैं छत से पटकूंगा तो वो नीचे तैरता हुआ दिखाई देगा। मतलब धरती का जो फोर्स है वो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। आप धरती की तरफ खींचे चले आते हो, तो इसका मतलब उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। क्लियर है। तो जब हम बहुत लार्ज स्केल की बात करते हैं, ऐसी बॉडीज की बात करते हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है, लाइक स्टार्स की बात करते हैं। स्टार मतलब सलमान खान शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा है ना। स्टार्स का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ग्रहों की, प्लेनेट, है ना। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका मास बहुत ज्यादा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम देखो दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक एटम के अंदर। अगर मैं एटम के अंदर चला गया तो एटम के अंदर तो मुझे कौन मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छोटे छोटे। मास होता है 10⁻⁻27, 10⁻31, बहुत कम है। तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत वीक हो जाता है। उस केस में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन करता है? सबसे ज्यादा करता है न्यूक्लियर, उसके बाद कूलाम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक रिलेटिव टर्म है कि भैया वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और सबसे ज्यादा वीक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप कैसी बातें कर रहे हो। अगर आप एटम के, चार्ज हमें बाहर मार्केट में तो मिलता नहीं है, वो एटम के अंदर ही मिलता है। और जब हम एटम के अंदर जाते हैं तो वो सबसे वीक हो जाता है। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगला पॉइंट, जैसे अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स को कि एक नेचुरल फोर्स है, ये नेचर में कैसा होता है? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी नेचर में नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता। ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। जितना फोर्स मैं इस पार्टिकल पे दूसरे मास पार्टिकल पे लगाऊंगा, उतना ही फोर्स दूसरा मास पार्टिकल मुझ पे लगाएगा। यानी ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। ये जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? ऐसा फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जितने भी नेचुरल फोर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और ये एक सेंट्रल फोर्स भी है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्स जो हमेशा एक फिक्स एंड एक फिक्स पॉइंट की तरफ इंडिकेट करे, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ, अगर हम अर्थ की वजह से बात कर रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल है। और मुझे बता सकते हो कौन सा फोर्स सेंट्रल होगा? स्प्रिंग फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है ना। स्प्रिंग फोर्स सेंट्रल क्यों है? क्योंकि वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट एनएलपी की तरफ एक्ट करता है। क्लियर है। और नेचर में जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं। सबको मेरी कहानी यहां तक समझ में आई? तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से। और ग्रेविटेशन में सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आएगा, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये दो पॉइंट मासेस दे रखे हैं, ये है m1 और ये दे रखा है m2। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? r। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के प्रोडक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की सेपरेशन के, दैट इज आर स्क्वायर की। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे तो आएगा g, दैट इज g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं g की बात करूं तो दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सही है ना। इसकी यूनिट बता सकते हो क्या? अभी तो चिंटू चिंटू बातें चल रही है, इसकी यूनिट बता सकते हो क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसकी डायमेंशन होती है m-1 L3 T-2।
सबको क्लियर बेटा यहां तक? इधर देखो एक बार सब लोग, फोर्सेस को हम लिखेंगे कैसे? जैसे मान लो ये दो मास पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो नेचर में रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव। यानी M1 M2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दैट इज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इसी तरह से M2 M1 को खींच रहा होगा इस डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। क्लियर हो रही बात? तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। that always obey Newton's third law। याद है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। सेकेंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कैसा होता है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स is conservative in nature। क्यों कंजर्वेटिव होता है? कोई आपसे पूछ ले क्यों है कंजर्वेटिव? क्योंकि ये एक सेंट्रल फोर्स है, और नेचर में जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं। हम बोल सकते हैं बिकॉज इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल क्या होता है? ऐसे फोर्स जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के अबाउट लगे। Forces that act always about a fixed point is a central force। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से फोर्स सेंट्रल होते हैं। जैसे पहला तो ग्रेविटेशन ही हो गया, कूलॉम फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, नेक्स्ट पॉइंट सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही बेटा? है ना? बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? ये पॉइंट्स आपको पहले से भी पता होंगे, लेकिन हमें कोई भी डाउट ना रहे तो एकदम जो भी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो सबको लिखते चल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी क्लास का लेवल को अपन इंक्रीज करते चले। यहाँ तो सबको क्लियर है बेटा? सब लोग इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं यार ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है तो आप बोलोगे सर जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो देखो मैं कैसे लिखता, F वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता था क्या? ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को मैं माइनस का आर कैप लिख रहा हूं। ये समझ में आया क्या किसी को कि माइनस का आर कैप क्यों लिखा, प्लस का क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल अट्रैक्टिव है नेचर में। दोबारा से समझते हैं सब लोग। ये M1 है ये M2 है, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी? R। आप खुद सोचना, अगर मुझे M2 पे फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है? M2 पे। किसकी वजह से? M1 की वजह से। तो M1 की वजह से अगर M2 पे फोर्स निकालना है तो R वेक्टर तो ये होगा, और M1 M2 पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? अट्रैक्टिव, इस डायरेक्शन में।
तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आर वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, इसलिए मैंने क्या लिखा है, माइनस का आर कैप। क्लियर होगी बात? अगर मैं आर कैप लिखता तो ये क्या डिनोट करता कि फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, लेकिन यहां पर फोर्स की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। पक्का 100%? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, जी m1 m2 अपॉन आर वेक्टर, आर कैप को आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर क्यूब माइनस का आर वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबको बढ़िया से क्लियर हो बेटा? यहाँ तक नोट करो इसको। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? अब सब लोग तो देखो, कॉपी किताब छोड़ दो, आराम से बात को समझते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये फोर्स सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बचपन से समझता है ना। फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो पार्टिकल m1 m2 दोनों के बीच की सेपरेशन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अट्रैक्टिव होता है नेचर में, कंजर्वेटिव होता है, एक्शन रिएक्शन होता है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, इक्वल और अपोजिट होगा, वही सब पुरानी कहानी। ठीक है, यहां से कुछ नया स्टार्ट होगा। बात ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ 3 वर्ड लिखे, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी, ग्रेविटी कौन सा, वही वाला जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये सब एक जैसी चीज है। और इसको मैं कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, ई सबस्क्रिप्ट में जी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये होता क्या, पहले इसको समझते हैं। मैंने आपको नेचर में बताया था कि कभी भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन से होते हैं नॉन कॉन्टेक्ट? मैग्नेटिक के बीच में, चार्जेस के बीच में, ग्रेविटेशन। अच्छा, नॉन कांटेक्ट का मतलब है कि जब कांटेक्ट नहीं होगा तभी लगेगा, हमेशा लगेगा, चाहे कांटेक्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती मां हम पे हमेशा फोर्स लगाती है, चाहे हमारा उनसे कांटेक्ट हो या ना। क्लियर हो रही है बात? तो वो कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट। कभी भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है तो लगता कैसे है, जैसे दो चार्जेस पे फोर्स कैसे लगता है, तो मैंने बताया था, जैसे मैं एक चार्ज हूं तो मैं अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करूंगा, एक फील्ड, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो इधर मैं उसको अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाऊंगा, वो डिपेंड करेगा दूसरे चार्ज के नेचर पे। सेम चीज यहां पर है। अगर मैं एक मास पार्टिकल हूं तो मैं अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करूंगा, उस फील्ड को मैं क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और जैसे ही मेरे फील्ड में कोई दूसरा मास पार्टिकल आएगा तो मैं हमेशा उस पर कैसा फोर्स लगाऊंगा, अट्रैक्टिव, या रिपल्सिव का तो काम ही नहीं, कैसा फोर्स लगाऊंगा, अट्रैक्टिव। क्लियर है? अब आपने बोला कि ठीक है सर, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब ये बताओ कि आपकी खींचने की क्षमता कितनी है, समझ में आया ना? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया था? बिल्कुल, टेस्ट चार्ज को रख के। जैसे मान लो कि आपने पूछा कि सर यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो मैं बोला कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 कूलाम का चार्ज रख दो, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा इस 1 कूलाम चार्ज पे वही मेरी फील्ड की वैल्यू। सेम चीज यहां पर। अगर आप पूछो कि सर आप बताओ आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर 1 kg का मास रख दो, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा इस पर वही मेरे फील्ड की क्या होगी, वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है?
अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, बात ध्यान से सुनना। मैं यहां पर दो चीजें डिवाइड कर रहा हूं, एक लिख रहा हूं स्केलर और यहां पे लिख रहा हूं वेक्टर, है ना। अब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे फॉर्मूलों को ग्रेविटेशन के फॉर्मूलों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कभी भी स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर का मतलब एनर्जी, पोटेंशियल, ये सारी चीजें आएंगी, तो आप क्या करोगे, के को माइनस जी से रिप्लेस करो। और कभी भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगी तो के को किससे रिप्लेस करोगे, जी से। इसमें साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं। लाइक अभी भी फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, के को सीधे किससे रिप्लेस कर दो, जी से, और चार्ज को किससे रिप्लेस कर दो, मास से। और अगर कभी भी स्केलर क्वांटिटी है तो के को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस के जी से। क्या के 1/4πε0 होता है? तो मैं यहां से 1/ε0 निकाल सकता हूं क्या, माइनस का 4π जी। इसी तरह से अगर मैं यहां से लिखता तो 1/ε0 की वैल्यू कितनी आती, 4π जी। यहां तक नोट करो पहले। ना यहां से आपको फिजिक्स आसान लगेगी। अगला आपको जर्क पता है कब लगेगा फिजिक्स में, जब हम लोग ईएमआई पढ़ेंगे। यहां से लेके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। अगर आपको इलेक्ट्रो की थ्योरी अगर क्लियर है, अगर आपको उसकी थ्योरी भी क्लियर है, तो आपको बहुत आसान लगेगा कि अब कुछ नया सीख ही नहीं रहे, वही चीजें चल रही हैं, बहुत आसान लगेगा, सिंपल। थोड़ा सा जो कष्ट आएगा वो आपको ईएमआई में आएगा, क्योंकि उसमें सारी फिजिक्स लगेगी, पूरी 11th की भी और पूरी 12th की भी। मतलब थोड़ा सा आएगा, जो भी चीज आती जाएंगी वो बताते हैं। अच्छे क्वेश्चन अगर करेंगे उसके, तो उसमें पूरी फिजिक्स लगती है। बाकी ईएमआई के बाद अगेन एसी आएगा टॉपिक। एसी ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको 101% हर बच्चा उसका क्वेश्चन कर सकता है। बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें, है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फुल स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट, है ना, एसी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके दो क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो क्वेश्चन, एसी का एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, फुल स्कोरिंग है, कहीं पर भी मार्क्स नहीं करते। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो केवीएल ही लगा दो। करंट के क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लगा दो, उसी आंसर आ जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिक्स अब आपको आसान लगेगी। अभी भी आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, सब आपको लगेगा सब तो किया हुआ है सर। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं सब लोग, इधर देखो पहले। ग्रेविटेशनल में एक साथ करा रहा हूँ ना, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं मेहनत कर चुका हूँ, सब मेहनत आप ही को करनी है। तो मैं सबसे पहले वही देखो, ये काम हम वैसा ही कर रहे हैं जैसे हम इलेक्ट्रो में कर रहे थे। इलेक्ट्रो में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की, यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग बॉडीज के लिए निकाला था। सबसे पहले निकाला था पॉइंट चार्ज के लिए, सेम चीज यहां पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये एम मास है, यहां से आर डिस्टेंस पर मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी। तो ये बताओ कि अगर ये चार्ज होता यहां से आर डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता ना।
तो बस अब रिप्लेस कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर वेक्टर, और वेक्टर में के को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? जी से। तो के की जगह जी, क्यू की जगह एम बाय आर। ये आंसर है। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस आर वैल्यू कितनी होती है? जी एम बाय आर। बात ध्यान से सुनते हैं। डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से बात ध्यान सुनना, इलेक्ट्रो में तो बड़ा झंझट था, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स हमेशा कैसा होता है नेचर में? अट्रैक्टिव, तो हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लगे। तो यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी है, ये इसकी डायरेक्शन। ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखता तो मैं ऐसे लिख सकता था क्या? दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर माइनस का आर कैप। ये समझ में आया कैसे लिखा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दैट इज जी एम बाय आर क्यूब इंटू माइनस का आर वेक्टर। बहुत बढ़िया, बस ध्यान से सुनना है ना अभी, तो नोट कर लेना। अगर मैं आपसे बोलता हूं यार यहाँ पे बताओ इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल ही बता दो, अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो पोटेंशियल क्या होता? के क्यूब आया। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, तो के को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस के जी से। क्यू को एम से। क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट मास की वजह से उसकी सराउंडिंग में पोटेंशियल कितना होता है? माइनस का जी एम बाय आर। यह आ जाएगा माइनस का जी एम बाय आर। सबको बढ़िया से समझ में आया बेटा? नोट करो इसको। अच्छा, इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट बता सकते हो बेटा? यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम मत कर देना, कूलाम था ही नहीं यहाँ पे, कूलाम साहब चले गए, यहाँ पे कौन आ गए? न्यूटन साहब आ गए। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी ही है ना? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। यहाँ पे लिख दो, चाहे इसकी यूनिट की बात करें तो आइदर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी। यहाँ तक क्लियर बेटा, है ना? चलो इधर आओ, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी हेल्प करो मुझे यहाँ पर। जैसे आपको याद होगा हमने एक फाइनाइट वायर की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आई थी, एक तो वायर के परपेंडिकुलर, एक वायर के अलोंग। यहाँ पे लैम्डा जो है वो चार्ज डेंसिटी नहीं है, अब चार्ज खत्म। यहाँ पर लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पर भी अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा तो एक तो वायर के परपेंडिकुलर और एक अलोंग। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अवे होगा या टुवर्ड्स होगा?
अब ए का तो काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स लगेंगी नेचर में कैसी होंगी, अट्रैक्टिव। एक तो यहाँ इधर लगेगी, इसको मैं लिख देता हूं ई एक्स। कितना आता है याद है क्या, के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस के की जगह जी लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और एक अलोंग आएगा, और ये कितना बनेगा बेटा, जी लेमडा बाय आर मॉड लगा दे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। सबको समझ में आया? अगर यही इनफाइनाइट वायर होता, सिर्फ कौन सा रह जाता, एक्स वाला वायर के परपेंडिकुलर वाला, ये तो खत्म हो जाता। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर मैं बात करूं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, 2 जी लेमडा बाय। लैम्डा जो है दैट इज लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी। वायर के बाद आपको याद होगा हम लोगों ने आर्क किया था ना, सेम चीज यहां पे ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू आर्क। कैसे कैलकुलेट करें बेटा, अच्छा पुराना रिकॉल करते हैं। जब हम लोगों ने आर के लिए ड्राइव किया था, तो मैंने आपको फाइनली रिजल्ट ये बोला था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पहला तो इसके एंगल बाइसेक्टर पर आता है, और पॉजिटिव है तो अवे आता है, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। तो यहाँ पे अवे का तो काम ही नहीं है, यहाँ पर हमेशा कैसे लगेगा, टुवर्ड्स। और वहां पर जो हमारे पास आया था ना बेटा ग्रेविटेशनल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो आया था 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा बाय। तो बस कितना हो जाएगा, 2k की जगह जी लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा बाय। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ gravitational field and potential on axis of ring। ये आपको एक रिंग दे रखी है जिसका मास m है और रेडियस r है। इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर यहां पर कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना। हाँ जी बेटा, हाँ मैं समझाता हूँ। ये ई वाई कैसे आया है ना, तो वाई कंपोनेंट क्यों आया, सब लोग इधर देखो यहाँ पर। एक तो हमने वहां से कंपेयर करके निकाल दिया, दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता,
इसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता वो इस डायरेक्शन में आता। सब लोग देखो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जेक्ट की तरफ आता, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते, एक तो ये वाला और एक वर्टिकल। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है कितना आएगा? चार्ज के केस में याद है क्या, कितना था? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर कितना आएगा बोलो? के जी नहीं आएगा ना, 2 नहीं आएगा, मतलब कितना था? के क्यू एक्स था ना। हाँ, तो के की जगह कितना देगा? जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, डायरेक्शन वहां पर जो डायरेक्शन आती थी एक्सिस के अलावा आती थी, यहां पर भी आएगी, लेकिन वहां पर अगर ये पॉजिटिव होता था तो अवे फ्रॉम द रिंग, नेगेटिव होता था टुवर्ड्स द रिंग, यहां पर हमेशा टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस एंड टुवर्ड्स। डायरेक्शन की बात करें तो क्या आ जाएगा? अच्छा, पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल बता सकते हो क्या बेटा? पोटेंशियल कितना होता था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता था ना। पोटेंशियल लिखते थे तो वहां पर आता था के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो बस करना क्या है, के की जगह ध्यान रखना ना, के की जगह क्यू माइनस स्केलर है और क्यू की जगह एम, तो माइनस का जी अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रेडियस आर। अच्छा, एक छोटा सा मेरा डाउट है, बात ध्यान से सुनना, है ना, क्लियर करो यार, ठीक है, पैसे किस लिए दिए तुमने, ठीक है, बात ध्यान सुनना। वहां पर तो यार कंडक्टिंग अलग होता था और नॉन कंडक्टिंग अलग होता था, दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग आते थे। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के या पोटेंशियल के फॉर्मूले को किससे रिप्लेस करें? कंडक्टिंग वाले फॉर्मूले से या नॉन कंडक्टिंग से? अगर नॉन कंडक्टिंग, ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल सा है। अगर मान लो कंडक्टिंग होता तो कंडक्टिंग में जैसे मान लो एक सॉलिड स्फीयर लेता और चार्ज को अंदर तक ठूस ठूस के भरता, सारा चार्ज कहां पर रहता? सरफेस पे। अगर इसी तरह से अगर मैं कंडक्टिंग की तरह मानता तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में मास अंदर तक ठूस ठूस के भरता, क्या मास सरफेस पे आ जाता? क्या नहीं? क्लियर है? ऐसे मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि दो बॉडी कांटेक्ट में आई, मास का क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा थोड़ी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, नहीं तो जो मोटा आदमी वो पतला हो जाता और पतला आदमी मोटा हो जाता, ठीक है, सब एक जैसे हो जाते हैं। तो ऐसा मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ध्यान रखना, आप जिन भी फॉर्मूले को रिप्लेस कर रहे हो वो सारे के सारे फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले लोगे वहां पर? नॉन कंडक्टिंग वाले। सही है। अब यहां पर आते हैं कि मेरे पास एक डिस्क है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जिसकी रेडियस कितनी है? आर। मुझे बताओ इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद है क्या? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिखूं बताते चलो, सिग्मा बाय 2 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 4 बाय जी,
1 upon epsilon naught is 4 pi g. तो सिग्मा बाय 2 epsilon naught and 1 upon epsilon naught is 4 pi. So this is sigma by 2 epsilon naught 1 minus x upon under root of x square plus r. ये आंसर है. और डायरेक्शन क्या आएगी? टूवर्ड्स. पोटेंशियल निकाल सकते होंगे बेटा. पोटेंशियल कितना था याद है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स. यही था. तो यहां पर कितना बनेगा? सिग्मा बाय 2 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज माइनस का 4 पाई. समझ में? माइनस की यहां क्यों नहीं लगाया? यहां क्यों लगाया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसके लिए. बस इतना सा ही ध्यान देना और कुछ ज्यादा ध्यान देना नहीं. तो सिग्मा बाय 2 एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज माइनस का 4 पाई जी. यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन gravitational field and potential. Relation between gravitational field and potential. इधर देखो बेटा सब लोग, आपको एक चीज याद होगी. पहले मैं पुराना ही ले रहा हूं ना, इलेक्ट्रो का. मुझे बताते चलना. वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर था? डेल्टा यू. सब लोग देखो ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर था? डेल्टा यू. क्या डेल्टा यू क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर था क्या? सही था. और डेल्टा वी किसके बराबर था? दैट इज माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं बोल सकता हूं यहां पर भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? डेल्टा यू. और डेल्टा यू किसके बराबर होगा? क्यू इंटू डेल्टा वी था. यहां पर क्या आ जाएगा? एम इंटू डेल्टा. मतलब मुझे यहां से एक बहुत ही बढ़िया चीज समझ में आई कि देखो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे. जैसे अगर मान लो मुझे हम दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो निकालनी है, तो मैं क्या करता था? मेरे चार्ज को इसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देता था. पोटेंशियल दूसरे का लिया, चार्ज अपना लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई. सेम चीज यहां पर है. अगर मुझे हमारे बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मेरे मास को इसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो अगर मैं मास को दूसरे के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. सबको समझ में आ रही है बात? इसी तरह से अगर मैं यहां पर भी डेल्टा वी की बात करता तो यहां पर डेल्टा वी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, यहां पर डेल्टा वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन. यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है. डॉट. सबको बात अच्छे से समझ में है? नोट करो बेटा. फाइंड आउट
फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m when it passes through center of the ring. अच्छा, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो हम एक चीज तो सीख गए, हमें ये तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये तरीका तो सबको समझ में आ गया ना कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पता है तो आप ग्रेविटेशन में उन फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो। सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड है, बस सिर्फ कौन से वाले, नॉन कंडक्टिंग वाले। क्लियर है? अब सब लोग देखो, बहुत देर हो गई छपाई करते करते, वही फॉर्मूले दोबारा लिखते लिखते, के को जी को लिखते लिखते 1-1.5 घंटा हो गया है ना। थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। मैंने यहाँ पर एक रिंग दी है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, रेडियस कितनी, आर, रिंग है फिक्स। इसकी एक्सेस पे एक छोटू पार्टिकल है जो अभी रेस्ट पर है। ये रिंग इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट, खींचेगी, तो ये ऐसे भागता हुआ जाएगा इसकी तरफ। तो जब ये इसके सेंटर पर पहुंचेगा तो मैंने पूछा इसकी स्पीड क्या होगी। कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात ध्यान से सुनना, हम कभी भी, हम दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैलिड है, लेकिन हम कभी भी ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारे पास चॉइस है, अगर हमारे पास चॉइस है तो मैं हमेशा कौन सा अप्लाई करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हो तो आपको बार बार वर्क वाली टर्म आ जाती है, फिर आप वर्क निकालने में बैठ जाते हो, जिससे साइन में कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। और यहाँ पे साइन का तो बहुत बड़ा गेम है, और कहीं भी साइन की गलती हुई तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप हमेशा क्या अप्लाई करोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसे साथ में सॉल्व करते हैं। सब लोग इधर देखो, मैं किन दो पॉइंट्स के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक सेंटर। मैं ऐसे बोलूंगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियली बताओ, एक तो इनिशियली काइनेटिक, कितनी है काइनेटिक, 0, रेस्ट पर है। और इनिशियली पोटेंशियल, अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस रिंग का यहां पे पोटेंशियल निकाल दूं, अगर इसमें रिंग का यहां पर पोटेंशियल निकाल दूं और इसके मास से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो रिंग का यहां पर पोटेंशियल बोलो, माइनस का gm अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, इसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गई दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक कितना, 0, पोटेंशियल इतना, फाइनली। अब ये भाई यहां से यहां पर आ गया, मान लो स्पीड हो गई v, तो काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल, अगर मैं अपनी 0 थोड़ी होगा, इसकी वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, gm बाय आर माइनस का gm बाय आर। देखो ना, x 0 पुट करो, तो इस रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल बोलो, माइनस का gm बाय आर, इसको दूसरे के मास से मल्टीप्लाई करते, ये आंसर आ गया। सो सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बनेगा आपके पास, ये m कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा आपके पास माइनस का gm बाय 2r इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस का gm बाय r। यहां से कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर ऑफ gm बाय r। यार एक क्वेश्चन और करता हूँ, सेम यही रिंग है, इसका मास है m और रेडियस है r, और सेंटर पे अब पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल m। आपको प्रूफ करना है, अगर मैं पार्टिकल को इसके एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या करेगा,
एसएचएम, तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना होगा? Particle is slightly displaced along axis. बिल्कुल है ना, ओमेगा आ जाएगा, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। एम कौन सा है, कौन सा वाला, दोनों का ही मान है। हाँ बिल्कुल, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं आएगा, बड़ा वाला आएगा। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ, कैसे सॉल्व करते हैं हम एसएचएम के किसी भी क्वेश्चन को? हम सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस, मान लो कितने अमाउंट से डिस्प्लेस किया, एक्स, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं। अब इसके बाद पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को देखते हैं। अभी तो अगर पार्टिकल यहां पर आ गया तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। अब देखो फोर्स कैसे निकालोगे, बात ध्यान से सुनना। वहां पर हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते थे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई करते थे ना, कि किसी भी पार्टिकल पे, जैसे अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं तो मुझ पे कितना फोर्स लगेगा, तो मेरा चार्ज और पड़ोसी का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर तो ऐसी काम चलता है। ठीक है, सेम चीज यहां पर है कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करूंगा कि भैया इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो बेचारे का खुद का मास इनटू दूसरे का ग्रेविटेशनल, अभी तो एमजी लिखते हो ना, एमजी, ये वही तो है, ग्रेविटी है। समझ में आ रही बात सबके, ये ग्रेविटी ही है, बस उस बेचारे ने कपड़े नहीं पहन लिए, ठीक है, नए कपड़ों के साथ। ठीक है, तो एम इंटू जी है, तो वही तो लिखते हो फोर्स। तो यहाँ पर एम खुद का मास, दूसरे का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मुझे बताओ यहाँ पर इसका मास और इसका यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, बोलो। जी एम इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। आ गया। और अगर हमने बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, क्योंकि एसएचएम कराने की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स क्या होगा, बहुत छोटा हो, तो टेंडिंग टू 0। तो बताओ नेट फोर्स कितना आया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यू, ये है। एंड नेट फोर्स माइनस क्यों लगाया समझ में, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट लगेगा। अच्छा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में छोटा एम क्यों लिया, फोर्स उसी पे लग रहा है, एक्सेलरेशन भी उसी का ही है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये उड़ गया, यहां से ए की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा कितना, माइनस का जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स, और ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये आंसर है।
the value of gravity next and potential due to hollow spherical shell. कैलकुलेट करो कितना है। सबको यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रहा है? आज तो कुछ समझने को था ही नहीं, है ना। आज का लेक्चर आपके जीवन का सबसे आसान लेक्चर है। हम आज आपने किया क्या घर पे बताना कि सर कुछ नहीं किया, के को जी से रिप्लेस किया और क्यू को एम से रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं किया ना। चलो यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज समझते हैं जो जनरली बुक्स में भी आपको नहीं लिखी हुई मिलेगी, जैसे आपके दिमाग में भी एक आध दिन में आ जाएगी कि आपको लगेगा सर जैसे यहाँ सब कुछ रिप्लेस कर रहे हो तो जैसे गॉस लॉ यहाँ पर है ना, जब चार्ज में गॉस लॉ हम अप्लाई करते हैं क्या मास के लिए भी गॉस लॉ होता है। अब इसमें दो चीज है, एक तो गॉस लॉ को मैथमेटिकली अप्लाई कर सके और एक सच में डिफाइंड है, दोनों अलग चीज है ना। कि एक तो तिकड़मबाजी से आंसर आ रहा है कि हाँ गॉस लॉ की तरह से ट्रीट कर सकते हो, आ जाएगा, या फिर सच में गॉस लॉ डिफाइंड है भी कि नहीं मासेस के लिए, तो आंसर आएगा कि जिस तरह से हम चार्जेस के लिए गॉस लॉ को डिफाइन करते हैं उसी तरह से हम मास के लिए भी गॉस लॉ को डिफाइंड करते। क्लियर है? जिस तरह से चार्जेस के लिए गॉस लॉ होता है उसी तरह मासेस के लिए भी गॉस लॉ होता है। कैसे लगेगा? सेम एक गॉसियन सरफेस लो, उस गॉसियन सरफेस के लिए अब गॉस लॉ लगेगा क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं, थोड़ी सी हेल्प करोगे, क्या लिखोगे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, ई की जगह कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इन था ना, क्यू इन की जगह एम इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई जी नहीं आएगा, माइनस का 4 पाई, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। अरे फ्लक्स है ना, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस के 4 पाई। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज माइनस का 4 पाई। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे अगर मैं आपसे बोलता कि बताओ यार इस स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो आप क्या करते हैं? यहां से आर डिस्टेंस पे जाके क्या लेते? एक गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर एम एन कितना हो गया? मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो गया? 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू भी 0 हो। सबको क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट लिखना चाहूं तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। पहले आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे। फर्स्ट व्हेन आर इज लेस देन आर कितना आएगा? 0। और व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉइंट मास, है ना, पॉइंट चार्ज बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉइंट मास। और अगर आप बाहर आ गए और एक पॉइंट मास बन गया तो पॉइंट मास की जगह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? जीएम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि वहां पर कितना होता था? के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जीएम बाय आर स्क्वायर। ये बहुत अच्छी बात है ना। ये बोल रहा है कि जैसे मान लो इसका मैं पूरा क्वेश्चन है ना, ऐसा ये वाला क्वेश्चन हर बार मेरे पास एक बैच में आता ही आता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो लगी सर एक काम करते हैं, बहुत बड़ी प्लास्टिक की बॉल लेते हैं, ये प्लास्टिक की बॉल ही हो गई सच में, हम बचपन से बात कर रहे थे प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक बॉल, ये प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, जिसका मास है, यहाँ पर मास की वजह से तो बात कर रहे हैं, चार्ज का तो भी लेना देना ही नहीं है। एक प्लास्टिक की बॉल है जो अंदर से कैसी है? खाली। तो मैंने बोला उसके अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा,
तो दिमाग में आता है सर एक काम करें, बहुत बड़ी प्लास्टिक की बॉल बना दें और इसमें पिंटू को बैठा दें, तो ये पिंटू तो तैरता रहेगा क्योंकि यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। क्लियर है? यानी मैं अगर किसी प्लास्टिक की बॉल के अंदर किसी को रखूं तो वहां पर तो ग्रेविटी है नहीं, तो वो तो तैरते रहना चाहिए। अब आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना। मैंने ये बोला कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा अंदर। बाकी दुनिया जहां में जो हजारों लाखों करोड़ों चीज हैं सबके फील्ड होंगे। अब आप बोलोगे सर कंडक्टर में, तो अभी तो बोल रहा हूं ये कंडक्टर नहीं है। अगर कंडक्टर होता तो हम ये बोल सकते थे कि कंडक्टर में अंदर बाहर के किसी भी चार्ज का कोई फील्ड नहीं आता, लेकिन ये कंडक्टर थोड़ी है, ये तो एक नॉन कंडक्टिंग चीज है। तो यहां पर अगर मैं पिंटू को बिठा दूंगा तो इस पिंटू पर इसकी वजह से फील्ड नहीं लगेगा, लेकिन बाहर के जितने चिंटू पिंटू हैं सब यहाँ पर फील्ड लगा रहे होंगे, सब इसका हाथ पैर खींच रहे होंगे, मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ, ये सब भी लगा रहे होंगे, धरती माँ भी अपना अलग से फोर्स लगा रही होंगी। ठीक है ना? बिल्कुल, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, तो ये फ्लोट नहीं करेगा। फ्लोट कब कर सकता है? बात ध्यान से सुनो। अगर बाहर के सारे मासेस को हटा दूं, आइसोलेट कर दूं, मतलब स्पेस में ले जाए। स्पेस का मतलब यही होता है, अगर मैं मान लो कि स्पेस में अगर इसको ले जाता पूरे ऑब्जेक्ट को, क्लियर है ना? तो बात ध्यान सुना कि इसकी ग्रेविटी तो हो सकती थी ना, लेकिन इसकी ग्रेविटी भी अंदर नहीं होगी। तो अगर मैं स्पेस में ले जाता तो धरती माँ भी नहीं होती, बाकी दूसरे प्लेनेट भी नहीं, मतलब ऐसे जगह पे ले जाता जहां पर किसी का भी ग्रेविटेशनल फील्ड फैक्टर नहीं होता। अच्छा, बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। मान लो यहां से मैं चंद्रमा की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना, चंदा मामा को देखने के लिए, तो मैं जिस किसी तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकला, तो यार अब रास्ते में तो बहुत सारे प्लेनेट है ना, तो ऐसी तो कोई जगह होगी नहीं जहां पे किसी का ग्रेविटेशनल फील्ड ही ना हो। नेग्लेक्ट कैसे? तो स्पेस में नहीं लोग बोलते कि यार जो साइंटिस्ट होते हैं वो बेचारे क्यों इतनी मेहनत करते हैं कि जहां पर नो ग्रेविटी जोन में चले जाते हैं और वो बेचारे बोलते हैं कि पानी भी नहीं पी पाते, है ना, उन बेचारे को सुसु पोटी की दिक्कत आ जाती है ना? समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम अगर स्पेस में जा रहे हैं और पृथ्वी से अगर आप चंद्रमा की तरफ जा रहे हो, तो जाते जाते रास्ते में कोई ना कोई तो पड़ेगा यार। ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि दूसरा प्लेनेट नहीं होगा लेकिन फिर भी ग्रेविटी नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यहां पर फील्ड की बात कर रहा हूं, अगर मैं अर्थ हूं, ये चंद्रमा है और ये बीच में है बेचारा, है ना कहीं, तो हो क्या रहा है, इस पर मैं भी अपना फील्ड लगा रहा हूं और चंदा मामा भी लगा रहे हैं। हम दोनों का फील्ड अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर एक रीजन बन जाता है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है। क्लियर है? जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई ग्रेविटी नहीं लगती। क्लियर होगी बात यहां तक? तो वो ग्रेविटी फ्री स्पेस बीच में आता है, एक रीजन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तो हम बोलते हैं कि हम अर्थ की ग्रेविटी से निकले और मून की ग्रेविटी में एंटर कर गए, तो बीच में एक रीजन आया ना। अब वो लोकेशन भी निकाल सकते हो, बात ध्यान से सुनो। जैसे इधर देखो, नेग्लेक्ट नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, एक पॉइंट पर नहीं होगा, एक रीजन क्रिएट होगा पूरा। हाँ, एक पॉइंट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि सर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, लेकिन उसकी सराउंडिंग के जितने पॉइंट्स होंगे वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम होगी, उतनी कम। नेग्लेक्ट नहीं हुआ, आप समझे नहीं? जैसे अगर मैं मान लो हम एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, हमारा भी तो मास है, फोर्स तो लगी रहा है, लेकिन तुम मेरी तरफ खिंच के तो नहीं आ रहे हो ना, क्योंकि वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। उसको हम नेग्लेक्ट नहीं बोलेंगे, हम किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं उसका इफेक्ट बहुत कम है, फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। तो हम अगर रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो रियल लाइफ में हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करते, तो एक पर्टिकुलर रीजन आएगा। एयर, वहां तो एयर मॉलिक्यूल ही नहीं है। अच्छा, एक ऐसे इसने बोला कि सर एयर, धरती में एटमॉस्फेयर है, चांद में एटमॉस्फेयर नहीं है, बता सकते हो क्यों? हाँ, एक बहुत बहुत बढ़िया, इसका आंसर ये है, कोई पूछ लेना तो लगे तो सही साइंस के स्टूडेंट हो, कि धरती पे एटमॉस्फेयर है ना, अगर हम बात करें चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हम मंगल पर जीवन को ढूंढ रहे हैं, चांद पर नहीं ढूंढ रहे हैं। उसका रीजन है कि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ना बन सकता है।
क्योंकि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी से क्या है, कम है। क्लियर है, उनकी आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा है तो वो भाग जाते हैं। आप ऐसे समझो कि आरएमएस का मतलब एक तरह से रैंडम मोशन कर रहे हैं और मेरे रैंडम मोशन की वेलोसिटी मेरी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है, तो मैं रैंडम मोशन करते करते भाग जाऊंगा। तो सेम चीज वहां पर हो रहा है, वहां पर एटमॉस्फेयर रह ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती है, आरएमएस वेलोसिटी कम। आरएमएस वेलोसिटी कम है। आप ऐसे सोचो, मेरी एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और मेरी आरएमएस वेलोसिटी है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, मान लो। बहुत तेज हो गया वैसे, है ना। शिव शिव उड़ूंगा ऐसे, ठीक है, तो शक्तिमान बन के। तो भी मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के नहीं जा सकता। तो कोई हमसे पूछ लेना कि यार क्यों वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आरएमएस वेलोसिटी रैंडम मोशन की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, अगर रैंडम मोशन की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो घूमते घूमते फिरते फिरते वो बाहर चला जाए। क्लियर है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं ना, अच्छा अभी कुछ समय पहले चांद पर भी जमीन बिक रही थी, है ना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, और बहुत सस्ती मिल रही थी, मैंने भी ली थी। अरे सच में सर्टिफिकेट मिलता है उसका, मंगाया था यार, 5,000 रुपए में खरीदी है यार। हल्के हल्के में ले रहे हो क्या। उसमें बकायदा है ना, गूगल मैप पे वो आपको आपकी जमीन देख सकते हो, ठीक है ना। और उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है ना, पूरा जायदाद। हाँ यार वो देखना पड़ेगा, वो याद नहीं है, बहुत समय हो गया यार उसको खरीदे, अब तो भाव बढ़ गया होगा उसका। चलो इधर देखो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, इसको कंप्लीट कर देता हूं। मैं कुछ कंक्लूड करना चाह रहा था, पहला कि जैसे हम गॉस लॉ लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, वैसे ही हम गॉस लॉ किस में लगा सकते हैं, ग्रेविटेशन में। वैलिड है बिल्कुल, थियोरेटिकली भी और मैथमेटिकली भी। जैसे अगर मान लो मैं किसी शेल की बात कर रहा हूं, शेल का मतलब समझ में आता है, अंदर से खाली। तो किसी भी, अगर मेरे पास एक एम मास की शेल है, यानी प्लास्टिक की बॉल है जो अंदर से खाली है, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0, और उसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू वही होगी जो एक पॉइंट मास की वजह से होगी। जैसे अगर मैं इसी केस में पोटेंशियल की बात करता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और व्हेन आर इज लेस देन आर, बता सकते हो अंदर कितना पोटेंशियल होता। चलो अब वापस आओ उधर, है ना, बिल्कुल सरफेस वाला आंसर होता। जैसे अगर मैं मान लो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूं जो हॉलो है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है। अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो वी इनसाइड पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो यहां पर कितना बनेगा, माइनस का जी एम बाय आर। सेम चीज मैं यहां पर बोल सकता हूं कि मेरे पास अगर एक हॉलो स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और उतना ही होगा जितना उसकी सरफेस पर, दैट इज माइनस का जीएम बाय आर। और अगर मैं आउटसाइड निकालूंगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ये क्या बन जाएगा, पॉइंट मास। तो उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना ही पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। पॉइंट चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय आर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का जीएम बाय स्मॉल आर। याद है। लास्ट पॉइंट है इसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। यूनिफॉर्मली मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और टोटल मास ले लो m। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी रो,
और रेडियस हो गई आर। पहले आपको कैलकुलेट करना है इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, मतलब सेंटर से मान लो यहां पर आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है ना। अच्छा इधर देखो सब लोग, इसको ढंग से समझते हैं क्योंकि हमारा आगे का जो ये हो गया ना, जैसे अगर लाइक ये 30% ऑफ द ग्रेविटेशन या 20% ऑफ द ग्रेविटेशन के फॉर्मूले इस पे बेस्ड है, बाकी जो हमारा 60-70% है जो चलेगा ना वो यहीं से चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ की अगर हम बात करेंगे या किसी भी प्लेनेट की बात करेंगे तो वो हॉलो तो होगा नहीं, वो कैसा होगा? सॉलिड। तो जितना भी हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर आगे चलेगा उसमें ये सबसे ज्यादा काम आएगा। ये है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनना। जैसे ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूं, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर गया? आर। अगर मैं आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन की बात करता तो बता सकते हो कि डायरेक्शन कैसा होता? रेडियल होता और हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाती है? अर्थ के सेंटर की तरफ। धरती माता हमेशा हमें उसके सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो सेम चीज यहां पर है, इधर लगेगा। अगर मैं इस पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा तो ये डायरेक्शन आएगा, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आता है? फॉर्मूला याद होगा आपको, दैट इज के क्यू आर अपॉन आर क्यू, यही है ना। के की जगह कितना आ जाएगा? जी एम आर अपॉन आर क्यू, याद है? क्लियर हो रही है बात बेटा? और अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? दैट इज जी एम अपॉन आर क्यूब माइनस का आर वेक्टर, डायरेक्टली लिख दो। समझ में आया? ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? आर वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट। रो की फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, भूल गया मैं। कल आप लोगों की क्लास 4 बजे से लगेगी, पीके सर की क्लास नहीं है। अरे 4 नहीं यार, 4 बजे से होगी पहली क्लास, 2:15 से नहीं है। कल आपकी 2 ही क्लास है, पहले 4 बजे से 5:30 बजे तक, 5:30 पौने 6 बजे तक, है ना। और है ना, और दूसरी क्लास पौने 6 से 7:15 तक, ठीक है, 7:30 तक, है ना। तो ये आपकी क्लासेस का लगेंगे, कल 2 क्लासेस लगेंगे, ठीक है। पीके सर पीके मस्त है। ना अच्छा है। अरे तो क्या हो गया? तो क्या नहीं बताया? पीके सर का मैं क्या बताऊं, पीके सर से पूछे ना। अच्छा उनसे डर लगता होगा, खौफ है, खौफ। चलो यहाँ पर आते हैं पहले, है ना। अब थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक रो की फॉर्मूला था, है ना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो तो यही रहेगा, रोता रहेगा। आर की जगह माइनस का आर वेक्टर, समझ में आया क्यों लिख दिया माइनस का आर वेक्टर? रो आर की जगह माइनस का आर वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्टली आ जाएगी, अपॉन 3 एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई। कैसे बेटा? यहां पर ये बेटा आर, देखो मैं समझाता हूं, मैंने सीधे है ना यहाँ पे ये स्मॉल आर लिखा है, मैं समझाता हूं। पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, मैंने इसी में वेक्टर लगा दिया और आगे कैसा साइन लगा दिया? माइनस। तो ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है? कि जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। क्लियर है? इसको मैंने इसको देखो ऐसे, और आप आर टू द पावर 4 तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर, दोनों अलग अलग। ये आ जाएगा सबको, मेरी बता रही है बेटा समझ में?
अगर मैं आउटसाइड की बात करता, ये तो इनसाइड आ गया। ई आउटसाइड बता सकते हो क्या? आउटसाइड तो बहुत आसान है यार, बाहर जाते ही क्या बन जाएगा? पॉइंट मास बन जाएगा, और पॉइंट मास का मतलब पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी जीएम बाय आर स्क्वायर। एंड द लास्ट पॉइंट पोटेंशियल बता दो बस, पहले वी इनसाइड बात। याद है क्या किसी सॉलिड स्फीयर में अंदर पोटेंशियल का जो गंदा सा फॉर्मूला आ गया था, कितना था? के क्यू बाय कैपिटल आर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर, यही था। यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, के की जगह माइनस जी एम अपॉन आर, दिस इज 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा वी इनसाइड। और वी आउटसाइड तो बिल्कुल वही होगा जैसा एक पॉइंट मास की वजह से, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो वी आउटसाइड की बात करोगे तो कितना आएगा? माइनस का जी एम बाय। सबको समझ में आ बेटा यहाँ तक? ठीक है, एक बस रेस के आंसर आपको दे देता हूँ, डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। रेस नंबर 20 दिया था मैंने। चलो रेस नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सेकंड का ए और बी, क्वेश्चन नंबर 3 ए, फोर्थ का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए, क्वेश्चन नंबर 6 का 9, 7th का 4, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा बेटा के क्यू बाय स्मॉल आर माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2। 9th का आएगा बेटा डी, और 10th में ए ऑप्शन का आएगा QRS, बी ऑप्शन का आएगा दैट इज क्यू, और सी का आएगा पी। ये आंसर है, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा आपको, ओवन में मैंने आपको अप टू 83 तक दे दिया था, है ना, और टोटल 111 क्वेश्चन है, तो ओवन एक्सरसाइज कंप्लीट। बिल्कुल, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, तो करके जरूर आना, ठीक है? तो ओवन एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं, और रेस नंबर 20, ठीक है?